नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे इस लेक्चर में। और यह लेक्चर जो है पीटी स्पेशल यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष है। और यह बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स बेस्ड ऑन माइंड मैप पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी ने राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पीपीएससी, जिसका देखें 71वें बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। और इसके अलावा देखें तो एमपीएससी, जीपीएससी, यूपीपीएससी, आरपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षाओं, साथ ही एसएससी, टीचर भर्ती आदि परीक्षाओं के लिए भी यह भारतीय इतिहास, जिसके अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं, अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अंतर्गत इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए, सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखिए मध्यकालीन भारत यानी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए, सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल को सर्च करके यानी सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए, सारे टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत देखें, इसमें जो है हम इसके अंतिम चरण में देख रहे हैं। तो हमने स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम द्वितीय चरण को देख लिया, तृतीय चरण भी लगभग पूर्ण हो चुका है। और जो शेष इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय और कुछ और जानकारी आधुनिक भारत के अंतर्गत इस नोट्स में उपलब्ध है, उसको इस लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, इसका पूर्वावलोकन कर लेते हैं। यानी पूर्व के लेक्चर में जो महत्वपूर्ण नोट्स पर चर्चा की गई है, यानी जो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का महत्वपूर्ण नोट्स पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, उसका पूर्वावलोकन कर लेते हैं जल्दी से। इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण लेक्चरों में इस पर चर्चा विस्तार से की जा चुकी है। तो आप इसका पूर्वावलोकन यहाँ से देख सकते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, ये शुरुआत, इसके यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, ये सारी चीज़ें इसमें जो है महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित जो है महत्वपूर्ण लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को यानी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। यह आधुनिक भारत पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर है, इस पर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है पूर्व के लेक्चरों में। इसको आप पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक बार पुनः अवलोकन कर सकते हैं इन सारे लेक्चरों को। यानी ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। यह जो आप देख रहे हैं इन नोट्स पर आधारित यानी जो जीएस वर्ड का महत्वपूर्ण नोट्स है बेस्ड ऑन माइंड मैप, उस पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। ये सारे लेक्चर जो या नोट्स हैं, इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल पर जाकर के यानी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। इसका लेटेस्ट जो हमने देखा था वहाँ अब हम पहुँच चुके हैं। तो इसमें हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की मुख्य बातों को विस्तार समझ लिया है। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 तक 136 देशी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी। वहीं कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को हैदराबाद जूनागढ़ ने 1948 में मिले पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। इसके बाद हमने देखा इसमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, यानी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, उसके लेखक और संपादक को हमने विस्तार से कल के लेक्चर में देख लिया है। यहाँ पर आप एक पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से सारे जो है पत्र पत्रिकाएं, लेखक और संपादक को देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन है, उसको हमने महत्वपूर्ण रूप से हर अधिवेशन को जो है विस्तार समझने का प्रयास किया है। कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन है, इसका पहला अधिवेशन हमने देखा 1885 बंबई में। इसके प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी जी, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जो प्रत्येक जो वार्षिक अधिवेशन है, इसकी मुख्य बात है यानी विशेष क्या स्पेशल क्या, इस पर विस्तार चर्चा कर लिया है। यहाँ पर इसको देखना चाहें आप संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। आज के लेक्चर में देखते हैं, यहाँ से इसकी शुरुआत है आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर में देखते हैं ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजाति एवं अन्य विद्रोह को इसमें देख लेते हैं। हालांकि पूर्व में ही हमने 1857 की महान क्रांति और प्रमुख केंद्रों को विस्तार समझ लिया है। यह इस चैनल पर उपलब्ध एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। आप इसको इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें देखें ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजाति एवं अन्य विद्रोह को यहाँ पर देखते हैं, यानी इस अंक में देखते हैं। तो इसमें पहला देखें तो यह है, यानी विद्रोह का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। विद्रोह है यानी विद्रोह का नाम, अवधि, सन, ईस्वी सन में प्रभावित क्षेत्र कौन और इसके नेतृत्वकर्ता लीडरशिप कौन रहे हैं। तो इसमें पहला देखें तो सन्यासी विद्रोह है और इसकी अवधि 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में रही है। इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार और बंगाल रहे हैं और इसके नेतृत्वकर्ता केना सरकार और दिरजी नारायण जी रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो थोड़ी सा इसका विस्तार कर लेते हैं अन्य सोर्स के माध्यम से। तो इसमें देखें समाप्त करने का श्रेय यानी सन्यासी विद्रोह जो है, इसको समाप्त कौन किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त किया था। अंग्रेजी राज के विरुद्ध प्रारंभिक विद्रोह में सन्यासियों का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे। शंकराचार्य के अनुयायी 10 संप्रदायों में बटे हुए थे।
विद्रोही सन्यासी गिरि संप्रदाय के थे। कारण इसका समझ लेते हैं। कारण क्या था सन्यासी विद्रोह का? तो सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे। विद्रोह का नेतृत्व अर्ध सामंती लोगों द्वारा किया गया। इसमें बेदखल किए गए किसान, विघटित सिपाही, सत्ताच्युत जमींदार और धार्मिक नेता शामिल थे। 1763 ईस्वी में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ और रुक रुक कर 1800 ईस्वी तक चलता रहा। प्रारंभ इसे दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लिखी गई पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का कथानक इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमने ऊपर देखा था कि जो यहाँ पर देख सकते हैं, जो रचनाकार और यानी संपादक और रचनाकार के रूप में हमने देखा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आनंद मठ जो यह है, यहाँ आनंद मठ को देखें तो ये आनंद मठ जो है इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं या चटर्जी जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय इन्हीं का नाम है। इन्हीं पर देखें तो आनंद मठ का कथानक इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमने सन्यासी विद्रोह को देखा। दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह को इसमें देखते हैं तो दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह जो है, यानी दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह को देखें तो यह आपका जो है फकीर विद्रोह है। इसका समयावधि देखें तो 1776 से 1777 ईस्वी तक इसका समय रहा है, यानी 1 वर्ष तक इसका फकीर विद्रोह की समयावधि है। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और इसके नेतृत्वकर्ता मजनू शाह एवं चिराग अली इसके नेतृत्वकर्ता हैं। इसके बारे में विस्तार देखें। हमने देखा कि इसका प्रभावित क्षेत्र जो था वो यानी है जो बंगाल है। प्रमुख नेता मजमून शाह और चिराग अली। यह विद्रोह मूलतः धार्मिक था, यानी विद्रोह क्या था? धार्मिक था। इसके बाद इस नोट्स में देखें तीसरा विद्रोह चुआर विद्रोह है। चुआर विद्रोह या इसको भूमिन विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये भूमिन विद्रोह या चुआर विद्रोह यह 1766 से, यानी इसका समय जो है 1766 से 1772 और 1795 से 1816 ईस्वी तक रहे, यानी इसमें 1768 दिया है। और इससे प्रभावित क्षेत्र बांकुड़ा, जो कि यह भी बंगाल संबंधित प्रभावित क्षेत्र है, और इसके नेतृत्व करता दुर्जन सिंह। अगला इसमें विद्रोह देखते हैं तो चौथा जो विद्रोह इस नोट्स में वो है पाली गारों का विद्रोह। इसका समय देखें तो 1801 से 1856 ईस्वी तक, यानी 1857 के महान क्रांति से पूर्व तक का यह विद्रोह है, पाली गारों का विद्रोह। इससे प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और इसके लीडरशिप यानी जो नेतृत्वकर्ता थे वो बीर पी कट्टावामान जी थे। इसके नेतृत्वकर्ता लीडरशिप जो है पालीगारों के विद्रोह का इन्होंने किया था। इसको विस्तार कर लेते हैं तो इसमें यह देखें कि यह पालीगारों ने विजयनगर साम्राज्य के काल के पूर्वी घाट के जंगलों में अपने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए थे। ये लोग हथियारबंद दस्ते थे, यानी पालीगार लोग क्या थे? ये हथियारबंद दस्ते थे। इनका विद्रोह तमिलनाडु में टीपू के शासनकाल के अंतिम समय में हुआ था, यानी टीपू सुल्तान जो थे उनके शासनकाल के अंतिम समय में हुआ था। टीपू अंग्रेज संघर्ष में अंग्रेज विजयी हुए तब 1799 ईस्वी से 1801 ईस्वी के बीच इनका संघर्ष अंग्रेजों से हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व हमने देखा कि यह बीर पी कट्टावमन ने किया। अंत में इसके प्रमुख नेताओं को मार दिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया। अगला इसमें विद्रोह देखें तो वेला टप्पी विद्रोह है और इसका समय देखें 1808 से 1809 ईस्वी तक इसका समय है वेला टप्पी विद्रोह का। इससे प्रभावित क्षेत्र देखें तो ट्रावनकोर और इसके नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप देखें तो मेलुथाम्पी इसके जो है नेतृत्वकर्ता या लीडरशिप इन्होंने किया है। इन विद्रोहों में देखें तो प्रथम जो 2 विद्रोह ने देखा सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह, यह आपका जो है प्रमुख नागरिक विद्रोह के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद देखें जनजाति विद्रोह को देखें तो भील विद्रोह जो है ये जनजाति विद्रोह है। इसका समय देखें तो 1818 से 1846 ईस्वी तक भील जो विद्रोह किया गया था उसकी समयावधि है और इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट है और इसके नेतृत्वकर्ता लीडरशिप शिवाराम ने किया था। तो भील विद्रोह को थोड़ा विस्तार कर लें तो भीलों ने महाराष्ट्र एवं राजस्थान में विद्रोह किया था। ये पश्चिमी घाट जो है देखें तो महाराष्ट्र एवं राजस्थान विद्रोह किया था। इसमें विस्तार करें तो महाराष्ट्र का भील विद्रोह देखें तो महाराष्ट्र के खान देश में भील काफी संख्या में निवास करते थे। 1818 ईस्वी में खान देश में अंग्रेजी आधिपत्य से भीलों का अंग्रेजों संघर्ष प्रारंभ हुआ। कृषि संबंधी कर एवं नई सरकार का भय इस विद्रोह का मूल कारण था। 1819 ईस्वी में भीलों ने विद्रोह करना प्रारंभ किया। 1820 ईस्वी में इनका नेतृत्व सरदार दशरथ ने किया, यानी सरदार दशरथ ने किया महाराष्ट्र के भील नेतृत्व जो भील विद्रोह था। 1822 ईस्वी में हिरिया ने भीलों का नेतृत्व किया। 1825 ईस्वी में सेवरम जो यहाँ दिया गया है, या 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने पुनः विद्रोह किया। 1857 ईस्वी में भागोजी तथा काजल सिंह नामक भील नेताओं ने अंग्रेजों से लोहा लिया, लेकिन कठोरता से इसका दमन कर दिया गया। भील विद्रोह को मराठों का भी समर्थन प्राप्त था। इसके बाद देखिए राजस्थान का भील विद्रोह पर चर्चा यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी के रूप में कर लेते हैं। तो ब्रिटिश काल में देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी अंग्रेजी सरकार और शाहकारों ने भीलों का शोषण किया। मेवाड़ के भील भुलाई एवं रखवाली लंबे समय से वसूल करते आ रहे थे। अपने आक्रमणों से इस इलाके के ग्रामों यात्रियों से बचाए रखने के प्रतिफल के रूप में भी वसूल करते थे।
कर्नल रीड की सलाह से मेवाड़ के शासक ने भोलाई का अधिकार समाप्त कर दिया था। लकड़ी काटने और महुआ के फूल एकत्र करने पर रोक लगा दी। यहाँ तीसाला नामक नया भूमि कर लगा दिया गया, जिससे साहूकारों का आगमन हुआ और शोषण की न रुकने वाली प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भीलों ने डाकन प्रथा का प्रचलन था, अर्थात कुछ औरतों को डाकन या जादूगरनी समझकर भयंकर यत्न दी जाती थी। इसी प्रकार सती प्रथा का भी बोलबाला था। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किए गए। इस आदिवासी समाज में साहूकारी व्यवस्था के शोषण एवं अन्य हो रहे बदलावों से प्रेरित होकर 1821 ईस्वी में उपद्रव करना शुरू कर दिया। भीलों का नेतृत्व दौलत सिंह कर रहा था। 1841 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भीलों के दमन हेतु मेवाड़ भील क्वार्टर्स की स्थापना की और खेरवाड़ा इसका केंद्र बनाया गया। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में भील विद्रोह का नेतृत्व श्री गोविंद ने किया। इसने आदिवासियों से सेवार्थ 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से भीलों को संगठित किया गया। 1888 ईस्वी में मानागढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन, जिसमें हजारों भील सम्मिलित हुए। स्थानीय जमींदार में ब्रिटिश सरकार ने इसके दमन के लिए सेना भेजी, जिसमें 1500 आदिवासी मारे गए। इसमें महत्वपूर्ण है कि मोतीलाल तेजावर को भील आदिवासियों में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोतीलाल तेजावर को भील आदिवासियों में सर्वाधिक स्मरण किया जाता है। उन्होंने 1921 ईस्वी में जागीरदारों द्वारा ली जाने वाली बेट बेगार के विरुद्ध भीलों को संगठित किया। उन्होंने नीमवाड़ा गांव में आदिवासियों का बेगार एवं शोषण के विरुद्ध विशाल सम्मेलन आयोजित किया। इसके दमन हेतु सेना भेजी गई, जिसमें 1200 भील मारे गए। तेजावर को उदयपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया गया और 1945 ईस्वी में रिहा किया गया। 1963 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें हमने भील विद्रोह को विस्तार कर दिया। इसके बाद देखें अगला समीसी विद्रोह है। इसका समय देखें 1822 से 1841 ईस्वी समय है समीसी विद्रोह का। इससे प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट है, यानी इसमें भी पश्चिमी घाट हमने देखा। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नेता या नेतृत्वकर्ता लीडरशिप किए थे वो चित्तर सिंह ने किया था समीसी विद्रोह का। इसके बाद पागलपंथी विद्रोह देखें। इसका समय 1825 से 1850 है। इससे प्रभावित क्षेत्र असम और इसके लीडरशिप या नेतृत्वकर्ता टीपू करमशाह का, यानी करमशाह के पुत्र टीपू थे। इस पागलपंथी विद्रोह का भी विस्तार कर लेते हैं। यानी इसके प्रमुख नेता हमने देखा कि टीपू मीर करमशाह का पुत्र ये थे। इसके कारणों पर चर्चा कर लेते हैं। पागलपंथी विद्रोह को हमने देखा, इसके कारण क्या थे, जो कि इससे प्रभावित क्षेत्र हमने देखा असम यानी बंगाल का क्षेत्र था। तो इसमें इसके कारण देखें तो पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यानी पागलपंथ ये है क्या, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। यानी उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र था उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध 1813 में विद्रोह कर दिया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहां का राजा बन बैठा। 1831 ईस्वी तक टीपू के अनुयायियों का सफाया कर दिया गया। टीपू जिंद चला गया और यहीं उसकी 1852 में मृत्यु हो गई। अगला विद्रोह इसमें महत्वपूर्ण से देखें तो अहोम विद्रोह है। इसका समय 1828 से, यानी 1828 के समय इससे प्रभावित क्षेत्र असम और इसके नेता गोमधर कुंवर जी थे। इसका विस्तार कर लेते हैं। तो इसके प्रमुख नेता हमने देखा गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार जी थे। यानी 2 इसमें कभी कभार दोनों पूछ सकता है। कारण इसका देख लेते हैं कि अहोम विद्रोह का कारण क्या था। तो असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोग थे। 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के समय अंग्रेजों ने वापस लौटने का अपना वचन पूरा नहीं किया था। बर्मा के दक्षिणी भाग को अपने अधीन कर लिया। अंग्रेजों ने जब अहोम प्रदेश को भी अपने राज्य में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया तो विद्रोह फूट पड़ा। 1828 ईस्वी में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया था। रंगपुर पर चढ़ाई करने का योजना बनाई, परंतु वह असफल रहे। गोमधर ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। 1830 ईस्वी में दूसरे विद्रोह की योजना बनी और रूपचंद्र कोनार को अहोमों ने अपना राजा बनाया। ये भी गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 14 वर्ष का निर्वासन भुगतना पड़ा। अब कंपनी ने शांतिमय नीति अपनाई तो 1833 में उसने उत्तरी असम महाराज पुरंदर सिंह को दे दिया। इस तरह अहोम विद्रोह समाप्त हो गया। अगला महत्वपूर्ण विद्रोह देखें तो यह अहोम के बाद जो आता है वह बहावी आंदोलन आता है। इसको समझ लेते हैं। बहावी आंदोलन, इसका समय देखें 1831 है। इससे प्रभावित क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश और इससे संबंधित नेता नेतृत्व सैयद अहमद तूती मीर जी थे। इसको थोड़ा विस्तार करते हैं। बहावी आंदोलन को तो देखें कि इसका समय हमने देख लिया कि 1831 इसका समय है, यानी 1830 से 1860 ईस्वी तक इसका पूर्ण विस्तार है। अंग्रेजी संप्रभुता को 19वीं शताब्दी के मध्य में बहावी आंदोलन ने गंभीर चुनौती दी। रायबरेली के सैयद अहमद, यानी सैयद अहमद कहाँ के थे, रायबरेली उत्तर प्रदेश के, इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित थे, परंतु उन पर ज़्यादा प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। यानी इन पर, यानी इनका प्रभाव, ये प्रभावित किससे थे तो अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित थे, और परंतु इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो दिल्ली के एक संत थे शाह अली उल्लाह का इन पर ज़्यादा प्रभाव थे। इसलिए इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तन तथा सुधारों के विरुद्ध थे। वह हजरत मोहम्मद साहब के समय के इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे। इस प्रकार से यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था। सैयद अहमद स्वयं इसके नेता बने और अपने अधीन 4 उपनेता बनाए। उन्होंने पश्चिमी यानी उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश में एक सिथाना अथवा इस्लाम का स्थान चुना जो आंदोलन का केंद्र बनाया गया। भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। यानी भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना, जो बिहार की राजधानी वर्तमान में देखें।
इसके अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, बंगाल और उत्तर प्रदेश में इसकी शाखाएं स्थापित की गई, चूँकि इसका उद्देश्य काफिरों के देश यानी दार उल हर्ब को मुसलमानों के देश यानी दार उल इस्लाम में बदलना था। इसलिए उन्होंने पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की। 1830 ईस्वी में उन्होंने पेशावर पर कब्जा कर लिया, परंतु शीघ्र वह पुनः छिन गया था। सैयद अहमद 1831 ईस्वी में युद्ध में मारे गए। इसमें देखें तो इसमें बहावी जो आंदोलन है यानी बहावी आंदोलन के बारे में, बहावी आंदोलन मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था, यानी बहावी आंदोलन के बारे में कहा जाता है मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था। अतः इसका स्वरूप पूर्णतः सांप्रदायिक था, जिसने सांप्रदायिकता की भावना को भड़काया। यह आंदोलन कभी भी राष्ट्रीय स्वरूप धारण नहीं कर सका था। इसके बाद देखते हैं कोल आंदोलन को देखें। इसका समय 1831-32 इसका समय कोल आंदोलन का है। इससे प्रभावित है छोटा नागपुर झारखंड में, और इसके प्रमुख नेता नेतृत्व करता गोधर कुंवर जी थे। इसको विस्तार कर लेते हैं तो देखें प्रमुख नेता बुद्धो भगत और गंगा नारायण। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा ओराव हो, यानी जो छोटा नागपुर क्षेत्र है झारखंड में, यहाँ पर देखें तो मुंडा, ओराव, हो, महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं। इसे मैदानी लोग कोल कहते हैं। इस विद्रोह का कारण यह था कि 1822 ईस्वी ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब पर उत्पादन शुल्क लगा दिया, जिससे आदिवासी अपने उपभोग के लिए तैयार करते थे। दूसरा कारण भूमि संबंधी असंतोष था। कंपनी के भू राजस्व प्रबंध में परंपरागत व्यवस्था को बदल दिया गया और इसकी जमीन मुस्लिमों एवं सिखों को दे दी गई थी। अगला विद्रोह इसमें देखते हैं कोक के बाद खासी विद्रोह को देखते हैं। खासी विद्रोह का समय देखें 1833 ईस्वी। इससे प्रभावित क्षेत्र असम और उसके लीडरशिप तीरथ सिंह थे। इससे विस्तार करें तो देखें इसका क्षेत्र हमने देखा असम या मेघालय, प्रमुख नेता तीरथ सिंह। इसका विस्तार देखें तो बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच खासी लोग निवास करते हैं। यहाँ खासियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज थे। 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। 1827 ईस्वी में खासी मुखियाओं से अंग्रेज ने वार्ता की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ब्रिटिश सरकार ने छत्तर सिंह को इस प्रदेश का जमींदार नियुक्त कर दिया था। इसने सड़क बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया था। अन्य मुखियाओं की सहायता से इसने विद्रोह कर दिया। तीरथ सिंह ने अपने 10,000 साथियों के साथ अंग्रेजों को अनेक आक्रमण किए और 1829 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक 4 वर्षों को दोनों पक्षों में संघर्ष होता रहा। तीरथ सिंह के नेतृत्व यानी तीरथ सिंह के अतिरिक्त बार मानिक और मुकुंद सिंह ने भी इस विद्रोह को नेतृत्व किया था। 1833 ईस्वी में मृत्युदंड न देने की शर्त पर इन लोगों को आत्मसमर्पण कर दिया गया और इस तरह खासी विद्रोह समाप्त हो गया। इसके बाद फराइजी आंदोलन देखें। इसका समय 1838 से 1848 इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और इसके नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियाँ जी थे। इसका विस्तार देखें। इसको फराइजी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखें प्रमुख नेता दादू मीर हमने देखा, यानी दादू मीर और एक हाजी शरीयतुल्लाह जी थे। कारण इसका देखें तो फराइजी लोग बंगाल के फरीदपुर के निवासी हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे और ब्रिटिश सरकार को निकालकर बंगाल में मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहते थे। इनका लड़का मोहम्मद मोहसिन, जो दादू मीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने कर बंदी आंदोलन चलाया। उसने जमींदारों की जबरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया। दादू मीर ने नारा दिया, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। यानी दादू मीर ने क्या नारा दिया था? समस्त भूमि का मालिक खुदा है। फरेजी आंदोलन को बहावी आंदोलन के सहयोग से बल प्राप्त हुआ। सैयद अहमद के शिष्य तीतू निजाम ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 1831 में इनका दमन कर दिया गया। लेकिन फरेजी आंदोलन तब तक चलता रहा जब तक नील की खेती के विरुद्ध विद्रोह फूट नहीं पड़ा। फरेजी आंदोलन के नेता अंत में बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन देखें तो इसमें नील विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट है। नील विद्रोह है जो इसका समय देखें 1859 से 60 और इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार हैं। इसके जो लीडरशिप नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास और विश्वासी थे नील विद्रोह के। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। देखें नील विद्रोह और नील आंदोलन दो हैं इसमें। तो नील आंदोलन जो है यह बंगाल संबंधित है, यहाँ विद्रोह लिखा है तो नील आंदोलन के लिए सत्य है। नील आंदोलन का समय देखें 1859 से 60 यह नील आंदोलन है और यह बंगाल बिहार से संबंधित है। और इसके जो नेता हैं नील आंदोलन की वो दिगंबर विश्वास और विश्वास हैं। जबकि नील आंदोलन पूछेगा तो यह भी बंगाल और बिहार से संबंधित है नील आंदोलन, लेकिन इसके नेता बदल जाएंगे। नेता इसके तीरुत सिंह हो जाएंगे, नील विद्रोह के नेता तीरुत सिंह। और इसका समय 1854 से 1862 हो जाएगा। यानी नील आंदोलन के बाद जो है वो नील विद्रोह आता है। अगला इसमें विद्रोह देखते हैं तो संथाल विद्रोह को समझ लेते हैं। संथाल विद्रोह इसका देखें समय जो है 1855 से 1856 यह है। यानी 1857 की महान क्रांति से जस्ट पूर्व संथाल विद्रोह होता है। इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार ही रहे। इसके जो लीडरशिप नेतृत्व करता सिद्धू और कान्हू रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू। क्षेत्र इसका दमन यानी दामन एक को यानी क्षेत्र दामन एक को जो बिहार में है वह इसका क्षेत्र रहा। इसके कारण देखें तो आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे जबरदस्त था। दामन एक को के नाम से ज्ञात भागलपुर के राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त से इसकी यानी 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय देखें तो 1893 में
अस्थायी बंदोबस्त उसने लागू किया था। तो 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त से इनकी ज़मीनें, यानी इसमें जो है संथालों की जो ज़मीनें थी, इनकी ज़मीनें छीन ली गई। संथाल लोगों ने भूमि कर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध विद्रोह किया। 30 जून 1855 ईस्वी को भगनी डी में लगभग 6000 से अधिक आदिवासी इकट्ठे हुए और विदेशियों का राज समाप्त करने के लिए विद्रोह करने का निर्णय लिया। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। विद्रोहियों में महाजनों एवं जमींदारों पर हमला बोला था, उनके मकान जला डाले। इसके अतिरिक्त पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक ढोने वाली गाड़ियों को भी जला दिया। 1855 ईस्वी में सिद्धू को मार डाला गया। कान्हू फरवरी 1856 ईस्वी में मारा गया। आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुआ था, लेकिन शीघ्र इसका उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना हो गया था। यानी आदिवासी या जनजाति विद्रोह जो महत्वपूर्ण संथाल विद्रोह था, यानी 1857 की महान क्रांति से जस्ट पूर्व का एक महत्वपूर्ण विद्रोह था, इसमें चर्चा के लिए। इसके बाद अगला देखें तो मुंडा विद्रोह, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका समय देखें तो 1874 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह होता है। यह बिहार जो कि वर्तमान में 2000 में ये झारखंड में यह पार्ट चला गया है, लेकिन उस दौरान बिहार में था। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण नेता बिरसा मुंडा जी हैं, जिनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। और जो भारत सरकार द्वारा देखें तो इनके जन्म दिवस 15 नवंबर से, यानी इनका जन्म जो है 15 नवंबर को हुआ था, तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस वर्तमान में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। तो यही इससे संबंधित मुंडा विद्रोह को देख लेते हैं। तो मुंडा विद्रोह को देखें, इसमें तो हमने देखा जो विस्तार इसका करते हैं। तो मुंडा विद्रोह को जो अन्य नाम है, यानी मुंडा विद्रोह को अन्य नाम से पूछेगा तो उलूग खनी या महाविद्रोह भी कहा जाता है। पूछेगा उलूग खनी विद्रोह या महाविद्रोह, तो मुंडा विद्रोह ही, मतलब वो मुंडा विद्रोह को ही पूछ रहा होगा, यानी उलूग खनी या महाविद्रोह मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर इलाके, यानी छोटा नागपुर जो झारखंड में वर्तमान में है, छोटा नागपुर इलाके से लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में निवास करते थे। इसमें सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिससे खूटकट्टी कहा जाता था। सामूहिक खेती जो थी मुंडाओं में क्या कही जाती थी, खूटकट्टी कहा जाता था। लेकिन जमींदारों, ठेकेदारों एवं महाजनों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोल दिया। अतः मुंडों ने अपने सरदारों के नेतृत्व में इन लोगों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इनका विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इनके जो विद्रोह था वो सरदारी लड़ाई के नाम से भी प्रसिद्ध है। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, परंतु 1895 ईस्वी के बाद इनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। यानी इनकी शुरुआत जब हुई थी 1874 में देखें इसकी शुरुआत हुई थी। इस तरह इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा जी नहीं कर रहे थे, परंतु 1895 में इनका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा जी ने किया था और ये 1921 ईस्वी तक चलता रहा है। प्रारंभ में बिरसा अपने दवा के ज्ञान और बीमारों को ठीक करने की शक्ति के कारण जाने गए। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। इसने कहा कि भगवान ने उसे गजब की ताकत दी है। अब हजारों आदिवासी इसे देखने और सुनने आने लगे। इसने अपने समर्थकों को, यानी भगवान मुंडा जो है इनके समर्थकों को लाए सिंह बोला की पूजा करने की सलाह दी, यानी अपने समर्थकों को सिंह बोला की पूजा करने की सलाह दी और गाँव-गाँव घूमकर इसने लोगों को हथियारबंद किया। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। उसने महाजनों, ठेकेदारों, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का आह्वान किया। इसने कहा कि कलयुग खत्म कर सतयुग लाएंगे और घोड़ा के दिक्कों से हमारी लड़ाई होगी और उसके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 15 जनवरी 1900 ईस्वी को संपूर्ण मुंडा क्षेत्र में विद्रोह फैल गया। लगभग 6000 मुंडा हथियारों से लैस होकर बिरसा के साथ हो गए। इस विद्रोह में मुंडा महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो मुंडा विद्रोह, इसमें मुंडा महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंघू में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। यहीं जून 1900 ईस्वी में हैजा से इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला विद्रोह समझ लेते हैं। तो इसमें अगला विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइक विद्रोह है। पाइक विद्रोह का समय देखें 1817 से 1825। इससे संबंधित यह प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा और इससे नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु जी थे। यानी इसका विस्तार कर लेते हैं। तो यह विद्रोह उड़ीसा तट के पहाड़ी खुर्द क्षेत्र में हुआ था। पाइकों को पहले लगान मुक्त भूमि प्राप्त रहती थी, बाद में उसने लगान लिया जाने लगा। फलस्वरूप पाइकों ने जगबंधु के नेतृत्व में 1817 से विद्रोह कर दिया और पूरी में अंग्रेजों को हराकर अपना अधिकार कर लिया। 1825 में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। इसको थोड़ा आधुनिक रूप से जोड़ें, पाइक विद्रोह को देखें तो 20 जुलाई 2017, यानी 1817 था, इसको 100 वर्ष पूरे हुए थे। 20 जुलाई 2017 को पाइका विद्रोह उड़ीसा की 200वीं वर्षगांठ समारोह मनाया गया। तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने दिल्ली में इसका शुभारंभ का विद्रोह मतलब शुरुआत किया था। शुभारंभ 200वीं वर्षगांठ का विद्रोह हुआ था 1817। हमने देखा 200 वर्ष जो है 2017 में इसको 2 वर्ष पूरा हो गया था। 20 जुलाई 2017 को नायक हमने देख लिया, बक्सी बंधु, दीन बंधु इत्यादि इसमें संबंधित नायक रहे। यानी इसमें बक्सी बंधु दिया गया है, तो बक्सी बंधु के साथ दीन बंधु, सामंतराय, महापात्रा सहित 6 लोगों इससे महत्वपूर्ण नेता इसके शामिल थे। अगला विद्रोह जल्दी से देख लेते हैं। तो पाबना विद्रोह है, इसमें देखें अगला विद्रोह जो है वह आपका पाबना विद्रोह है।
इसका समय देखें तो 1873 से 1885 इसका समय पाबना विद्रोह का है और इससे संबंधित जो क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र पाबना जो बंगाल में है, और इसके नेतृत्वकर्ता ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल जी हैं पाबना विद्रोह के। अगला इसमें देखते हैं तो मोपला विद्रोह, इसका समय 1836 से 1922 ईस्वी तक जो है यह मोपला विद्रोह का समय। इससे संबंधित जो प्रभावित क्षेत्र मालाबार केरला का है, इसके नेतृत्वकर्ता देखें तो सैयद अलावी, कुन अहमद और अली मुसलियार जी इसके नेतृत्वकर्ता लीडरशिप किया था। इसको थोड़ा विस्तार करें तो देखिए मोपला विद्रोह जो है क्षेत्र मालाबार तट केरला में इसका रहा। मालाबार तट के मोपलाओं ने 1836 ईस्वी से 1851 ईस्वी के बीच 22 बार विद्रोह किया था। इसके बाद कूका आंदोलन को देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूका आंदोलन। इसका समय 1840 है कूका आंदोलन का, और इससे संबंधित प्रभावित क्षेत्र पंजाब, और इसके नेता देखें तो भगत मुसलियार जी इसके नेतृत्वकर्ता रहे हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन को भी थोड़ा अपडेट कर लें तो इंडिया रिपब्लिक 5 रुपये 150 ईयर ऑफ कूका मूवमेंट 1857 2007, तो 1857 में याद रखना है कूका आंदोलन और कूकी आंदोलन दो हैं, तो यहाँ कूका आंदोलन इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये 1840 से 1872 ईस्वी तक इसका समय रहा पंजाब में। इसमें देखें तो कूका आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अन्य अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, परंतु बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना था। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में सेन साहब अर्थात भगत जवाहर मल द्वारा की गई, यानी भगत जवाहर मल द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सेन साहब के अनुयायी बालक सिंह ने अपने अनुयायियों का एक दल गठित किया और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में हजारा में अपना मुख्यालय बनाया। कूका आंदोलन के सामाजिक सुधारों में जातीय और अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, मांस और नस्लीय वस्तुओं का परित्याग करना शामिल था। इसमें इंपॉर्टेंट यह कि कूकाओं का पहला विद्रोह राम सिंह के अधीन 1869 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ था। यह एक राजनीतिक विद्रोह था और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना इसका मूल लक्ष्य था। 1872 ईस्वी में इसके नेता बाबा राम सिंह कूका को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। इसके साथ यानी इनके साथ के 49 विद्रोहियों की हत्या कर दी गई। राम सिंह की मृत्यु 1885 में रंगून में हो गई थी। हमने यहाँ कूका आंदोलन को देख लिया, साथ में कूकी आंदोलन को भी देख लेते हैं। तो कूकी आंदोलन जो है, कूकी आंदोलन जो मणिपुर से संबंधित, जबकि कूका आंदोलन हमने देखा पंजाब से संबंधित था कूका आंदोलन, अब जबकि कूकी आंदोलन जो है ये मणिपुर से संबंधित है। तो कूकी आंदोलन को यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में उसाई के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली कूकी जनजाति, यानी कूकी आंदोलन जो वहाँ के रहने वाले कूकी जनजातियों से संबंधित है। तो कूकी जनजाति ने अपने प्रदेश में ब्रिटिश अधिकारियों का विरोध किया 1826, यानी इसका समय क्या है 1826 ईस्वी से 1844, 1826 से लेकर के 1844 ईस्वी, और 1849 ईस्वी में कूकियों के हमलों से इस क्षेत्र में आतंक छा गया। इनके विरुद्ध ब्रिटिश सेना भेजी। अंत 1850 में अन्य कूकी मुखियाओं ने अंग्रेजों की संप्रभुता स्वीकार कर ली थी। अगला आंदोलन इसमें देखें तो यह रंपाओं का विद्रोह है। रंपाओं का विद्रोह देखें 1922 से 1924 इसका समय है और इससे प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश से है और इससे नेतृत्वकर्ता अलरूरी सीताराम राजू इसके जो है नेतृत्वकर्ता हैं। रंपाओं के विद्रोह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको विस्तार कर लेते हैं। तो देखें रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, हमने देखा आंध्र प्रदेश में इसके प्रमुख नेता राजू रंपा। आंध्र के तटवर्ती क्षेत्र में रंपा पहाड़ी के आदिवासियों ने राजू रंपा के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में सरकार समर्थित जमींदारों के भ्रष्टाचार और नए जंगल कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1880 में सेना की मदद से सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया था। इसके बाद ताना भगत आंदोलन देखें, इसका समय 1914 से 1919 ईस्वी तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय का यह ताना भगत आंदोलन है और यह संबंधित क्षेत्र बिहार और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत जी हैं। ताना भगत आंदोलन, और इसमें जो दिया गया उसका आखिरी देखें विद्रोह जो है तेभागा आंदोलन है और इसका समय देखें तो तेभागा आंदोलन जो है इसकी समयावधि 1946 है और इससे प्रभावित क्षेत्र बंगाल, और इसके नेतृत्वकर्ता देखें तो कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह इसके नेतृत्वकर्ता लीडरशिप किए थे तेभागा आंदोलन का। इसका विस्तार कर लेते हैं। तेभागा आंदोलन को देखें तो तीन भागा, यानी यहाँ तेभागा लिखा गया है लेकिन इसका मतलब है तीन भागा। तीन भागा का मतलब तीसरा भाग। इसको थोड़ा विस्तार करते हैं। तीन भागा आंदोलन, तो फसल का 3 भाग यानी 2/3 भाग किसान चाहते थे। यानी इसमें देखें तो 3 भागा यानी 2/3 भाग जो है इस आंदोलन के अंतर्गत किसान चाहते थे कि उनके पास रहे, यानी 2/3 भाग किसान चाहते थे और 1/3 भाग जो है जमींदार को देना चाहते थे, जबकि इसका उल्टा होता था। तो इसीलिए किसान जो इस पर आंदोलन किए थे। तेभागा आंदोलन को समझने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी वो प्लाउड आयोग गठित की थी। तेभागा आंदोलन से संबंधित जो था आयोग वो प्लाउड आयोग था। यहाँ पर देखें जो मोपला विद्रोह हमने 1836 से 1922 ईस्वी तक का चर्चा किया था। मोपला विद्रोह देखें तो यह किसके कारणों में जो शामिल था वो खिलाफत विरोधी नीतियाँ थी। खिलाफत विरोधी नीतियाँ शामिल थी मोपला विद्रोह में, और यह मालाबार केरला में हमने देखा। और यह देखें निम्न जाति के हिंदू जो मुसलमान बन गए थे
उनके द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। और इसके नेतृत्वकर्ता हमने देख लिया था कि वो अली मुसलियार जी इसके मेन लीडरशिप या नेतृत्वकर्ता में शामिल, हालांकि ये लोग भी इसमें शामिल हैं, जिस पर हमने चर्चा पूर्व में कर लिया था। यानी इसमें हमने जो इस लेक्चर में देखा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख जनजाति एवं अन्य विद्रोह को विस्तार समझने का प्रयास किया। आगे देखते हैं तो कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाओं को इस लेक्चर में देखते हैं। यानी कहने का आशा ये हुआ कि जो हमने विद्रोह देखा था ये 1857 की महान क्रांति से पूर्व की, यानी ये जो है यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रमुख जनजातियों ने विद्रोह को ने शामिल किया था। और 1857 की महान क्रांति को भी हमने देख लिया था पूर्व लेक्चर में। एक बार पुनः देखना चाहें तो देख सकते हैं 1857 की जो महान क्रांति, इसके जो तत्कालिक कारण इत्यादि क्या है, ये यहाँ पर पुनः एक बार देखना चाहें देख सकते हैं। क्रांति का प्रभाव क्या रहा, इसमें महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की गई है। इसके बाद 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र यानी भारतीय नायक और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन किया था, उसका केंद्र क्या था, इसमें महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आप यहाँ एक बार पुनः देख सकते हैं। और 1857 के विद्रोह पर यानी 1857 की महान क्रांति पर जो इतिहासकारों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब उसको भी देख सकते हैं। 1857 विद्रोह के इतिहासकारों का मत क्या है, इसको भी देख सकते हैं आप, एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है यह। इसके बाद कांग्रेस के गठन यानी कांग्रेस से पूर्व की जो समितियां थी उसको देखने से पूर्व कांग्रेस के गठन को यहाँ पर पुनः देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। हालांकि पूर्व में हमने चर्चा कर लिया था, आज के शुरुआत में भी मैंने इस पर जानकारी दी थी। तो कांग्रेस के गठन को एक बार पुनः देख सकते हैं और इसके मुख्य फैक्ट क्या है, कांग्रेस संबंधी प्रसिद्ध कथन और उदय के कारण इत्यादि क्या है, इस पर भी एक बार पुनः दृष्टि आप डाल सकते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन को एक बार पुनः देखना चाहें तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को हमने पूर्व में ही चर्चा कर लिया था, तो इसके अधिवेशन को देख सकते हैं। और यह विद्रोह, तो कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाओं को आप जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो देखें कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, संगठन का नाम, स्थापना, संस्थापक और स्थान कौन से थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की जाती है। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर जी थे और इसके स्थान यानी कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 ईस्वी में की जाती है। इसके संस्थापक विलियम एडम्स जी थे और इसकी स्थान लंदन में स्थापित की जाती है। इसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में स्थापित की जाती है। इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन और यह कलकत्ता में स्थापित की जाती है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 ईस्वी में स्थापित की जाती है और इसके संस्थापक राधा कान देव जी थे, यह कलकत्ता में स्थापित की जाती है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में ईस्वी में स्थापित की जाती है और इसके संस्थापक गुजुलू लक्ष्मी नरसु चेट्टी जी थे और यह मद्रास में स्थापित की जाती है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन के देखें, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में भी यह भी स्थापित की जाती है और उसके संस्थापक जगन्नाथ शंकर सेठ जी थे और ये बम्बई में स्थापित की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी यह मद्रास संबंधित है तो मद्रास में स्थापित की जाती है। बॉम्बे नाम जुड़ा है इसलिए बॉम्बे में स्थापित की जाती है, इससे इसको पहचान सकते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन देखें तो 1866 इसमें स्थापित की जाती है और उसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी जी यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, जिन्होंने इकोनॉमी संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान दिया था। तो इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी जी और इसको लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में की जाती है और इसके संस्थापक मेरी कारपेंटर जी थे और ये भी लंदन में स्थापित करते हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित की जाती है। संस्थापक देखें तो SH चिपलंकर जी, पूनाजी जोशी जी, MG रानाडे जी। MG रानाडे जी के बारे में हमने देखा था, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। और इसका स्थान देखें पूना सार्वजनिक सभा जो है पूना स्थापित की जाती है, इसमें भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन देखें तो 1876 में स्थापित की जाती है और इसके संस्थापक देखें आनंद मोहन बोस जी और SN बनर्जी जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इसकी स्थापना करते हैं कलकत्ता में। मद्रास महाजन सभा देखें तो 1884 में स्थापित की जाती है और इसके संस्थापक M वीर राघवाचार्य जी और आनंद चार्लू जी हैं और ये मद्रास में स्थापित की जाती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में यानी कांग्रेस की स्थापना के समय स्थापित की जाती है। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग जी और बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि इनको बदरुद्दीन तैयब जी को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव इनको प्राप्त है। इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा करते समय विस्तार चर्चा किया था। और ये देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो स्थापित की जाती है बम्बे में स्थापित की जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से एक बार पुनः इसको देख सकते हैं, कांग्रेस को राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। इसके बाद क्रांतिकारी संस्थाओं को देख लें, इसमें संस्थापक और स्थान और वर्ष क्या रहे। तो मित्र मेला हमने देखा BD सावरकर जी संबंधित है, यह नासिक में स्थापित किए थे इन्होंने 1899 में। अभिनव भारत भी BD सावरकर जी की यह क्रांतिकारी संस्था है और ये गुप्त संस्था थी, यह भी नासिक में 1904 में यानी 5 वर्ष बाद स्थापित करते हैं पुनः। अनुशीलन समिति देखें तो प्रमथनाथ जी, सतीश चंद्र जी और नरेंद्र भट्टाचार्य जी इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता में स्थापित करते हैं 1905 ईस्वी में। भारत स्वशासन समिति की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा जी करते हैं, ये लंदन में स्थापित करते हैं और 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना देखें यानी इंडिया हाउस संस्था की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ही करते हैं, लंदन में 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना भी करते हैं। युगांतर देखें तो बारिंद्र घोष जी करते हैं, कलकत्ता में 1906 ईस्वी में इस क्रांतिकारी संस्था की स्थापना करते हैं।
हालांकि इन संस्थाओं पर विस्तार से पूर्व के लेक्चरों में हमने चर्चा कर लिया है, इसलिए यहाँ विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है इस पर। तो आप पूर्व के लेक्चर में जाकर इन सारी संस्थाओं को विस्तार समझ सकते हैं। और कांग्रेस पूर्व के जो संस्थाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे जो हम देखेंगे लेक्चर में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को हम देखेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और ये आधुनिक भारत का जो होगा इस लेक्चर के अधीन जो होगा यह आखिरी नोट्स है। इसके बाद जो होगा आधुनिक भारत का जो यह लेक्चर होगा, यानी संपूर्ण रूप से जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत पूर्ण होगा इस नोट्स के माध्यम से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।